या तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे अबाउट अवर फ्रेमवर्क। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है हमारे पास में ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में मॉड्यूल होते हैं। तो उसके प्रीवियसली हमने ये देखा है कि कोई भी एप्लीकेशन है हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे काम करता है। और बेस्ड ऑन लेयर्स हमारे पास में पहले कुछ फ्रेमवर्क थे, बट वो सारे के सारे फ्रेमवर्क जो है वो रिप्लेस हो गए हैं वो स्प्रिंग से। सारा के सारा काम हमारा जो देखता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का देख लेता है सारे के सारे लेयर्स पे। तो अर्लियर सिनेरियो में हमारे पास में जो स्प्रिंग के फ्रेमवर्क थे उसके अंदर क्या था हमारे पास में कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन थे। तो स्प्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के अलावा यदि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो हमें ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी जो है वो यूज़ करना पड़ती है। तो वो हमें वो मैनेज करना पड़ती है ये। तो उसको मैनेज करने भी हमारे लिए काफ़ी क्या होता है, चैलेंजिंग होता है ये। तो स्प्रिंग के ही टॉप पर जो है वो स्प्रिंग बूट हमारे पास में रिटर्न है, जो कि हमारे लिए जो है वो वर्जनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करके देता है यहाँ पर ये। तो जो भी हम लोग स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके कॉम्पेटेबल स्प्रिंग से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरी है वो सबको डाउनलोड करता है। और उस मॉड्यूल के अंदर जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ होने वाली है साथ में ये उसको भी क्या करता है वो डाउनलोड करता है यहाँ पर ये। क्योंकि हमको जो भी मॉड्यूल यूज़ करना है हम उसका स्टार्टर ऐड करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कोई वर्जनिंग नहीं लगाते हैं, जस्ट हम स्टार्टर को ऐड करते हैं। तो जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी रहती है उस स्टार्टर को सपोर्ट करने के लिए वो सब ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है। तो उसका वर्जन हमें मैनेज ही नहीं करना है। फिर कोई भी एप्लीकेशन यदि है किसी भी टाइप के एप्लीकेशन के अंदर हमें मिनिमम मिनिमम जो है वो उसको रन करने के लिए, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो उस एप्लीकेशन को जो है वो बेसिकली रन करने के लिए हमें सर्वर चाहिए, हमें डेटाबेस चाहिए ये। तो हमें जो है ये स्प्रिंग बोट जो है वो एम्बेडेड सर्वर एम्बेडेड डेटाबेस की जो है वो फैसिलिटी देता है ये। एम्बेडेड सर्वर टॉमकेट है, जेटी है, काफ़ी सारे यहाँ पर सर्वर है, दो तीन टाइप के सर्वर है जो हम लोग एम्बेडेड सर्वर को ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यदि एम्बेडेड नहीं करना हो एक्सटर्नली यूज़ करना हो डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट पे तो हम लोग एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है ये कि यदि हमें एम्बेडेड यूज़ नहीं करना है हमें एक्सटर्नल यूज़ करना है तब हमें क्या करना है ये। तो ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। तो ये भी हम देखेंगे किस तरीके हम लोग एक्सटर्नल सर्वर को यूज़ करते हैं यदि हमें एम्बेडेड यूज़ नहीं करना हो। तो एम्बेडेड सर्वर यूज़ करोगे, एम्बेडेड डेटाबेस यूज़ करोगे तो फिर ये यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हमको डाउनलोड करने का इंस्टॉलेशन करने का यहाँ पर काम नहीं है। हम लोग एम्बेडेड यूज़ कर लेंगे और हम हमारे फोकस होंगे जस्ट बिजनेस लॉजिक पे ही। तो ये हमको एम्बेडेड सर्वर एम्बेडेड डेटाबेस की फैसिलिटी देता है स्प्रिंग बूट। और यहाँ पर के हमारे पास में प्रोडक्शन रेडी फीचर होते हैं। तो जब एप्लीकेशन जो है ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब एप्लीकेशन जाता है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में स्प्रिंग बूट के पास में कॉन्सेप्ट होता है प्रोफाइल का। तो जो प्रोफाइल है वो एक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये वो प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट होता है, वो स्प्रिंग बूट में हम देखेंगे प्रोफाइल कैसे काम करता है ये। तो उस केस में जब हमारा एप्लीकेशन एक्चुअल में रन होता है तो हमें उसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो जब हम उसको मॉनिटर करते हैं तो हमको मशीन लेवल मॉनिटरिंग करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में एक्चुएटर से यहाँ पर जो जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो ऐसे कुछ फीचर है ये सब टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो है वो काम करते हैं ये। इसके अंदर स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही है बट ये एडिशनल चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी है जिससे कि हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट होता है। तो स्प्रिंग बूट के यदि फीचर पूछते हैं तो ये मेन मेन ये चार पांच फीचर जो है ये बताना जरूरी रहता है स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ पर ये। बाकी हम जब उसको डेवलप करेंगे और कंपैरिजन करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क से तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या हमें एडवांटेज यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर ये। तो ये मेन मेन इसके ये फीचर है ये। अब यदि इसके अलावा यहाँ पर पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ
यहाँ पर आर्किटेक्चर हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, और एक हमारा एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है। उसके बाद में हम लोग स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल पे जाएंगे यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल है वो कैसे काम करता है, कैसे आईओसी कंटेनर काम करता है, कैसे उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगता है ये, और फ्रेमवर्क में टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस रहता है। तो ये हम लोग स्प्रिंग कोर मॉड्यूल को उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, बट फॉर अवर बैकग्राउंड हमें जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि यदि हम लोग कोई एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी भी तरीके के, लाइक हम क्या कर रहे हैं कि एक ई कॉमर्स का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स जो है वो एक बड़ा एप्लीकेशन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने से पहले हम उसको करते हैं मॉड्यूलर करते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट में हम ब्रेक करते हैं, उसके अंदर के हम लोग मॉड्यूल निकालते हैं ये। तो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास में जो मॉड्यूल रहेगा, तो एक मॉड्यूल हमारे पास में रहेगा जहाँ पर यूज़र, या, हमारे पास में रहेगा कि एडमिन मॉड्यूल, जहाँ पर न्यू कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो वो ऐड होंगे। फिर होने के बाद जो प्रोडक्ट ऐड होंगे हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे उसके बाद में उसको जो एंड कस्टमर जो है वो ऑर्डर करेगा यहाँ पर, तो हमारे पास में एक ऑर्डर मॉड्यूल हो सकता है। तो कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो वो उसके अंदर पहले हमें क्या करना पड़ता है, काफ़ी सारे जो होते हैं वो मॉड्यूल क्रिएट होते हैं, उसके ऊपर ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट होता है, पैकेज क्रिएट होते हैं, कंट्रोलर सर्विसेज और डेटाबेस क्लासेस जो है वो क्रिएट होती है ये। तो उसको मॉड्यूलराइज करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो एक एक है हमारे पास में एडमिन मॉड्यूल, एक है हमारे पास में ये ऑर्डर मॉड्यूल जहाँ से हमें एप्लीकेशन के ऑर्डर आएंगे। फिर एप्लीकेशन में जहाँ से ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर आने के बाद में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी जो होती है वो एज ए वो शिपिंग होती है यहाँ पर ये। फिर जो भी प्रोडक्ट हम लोग ऐड करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो उसके लिए कार्ट क्रिएट होते हैं। फिर शिपिंग होगी उसकी, फिर शिपिंग यदि होगी उसके बाद में ई कॉमर्स में बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, जितने क्रिएट करोगे उतने कम है। तो शिपिंग यहाँ पर होगी, शिपिंग होने के बाद में जो भी हमारे पास में कस्टमर है उसको नोटिफिकेशन जाएगा, तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हमारे पास में जो है मॉड्यूल है। फिर कस्टमर को हमको ऑथेंटिकेशन करवाना है, तो हमारे पास में ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हमारे पास में क्या है, ये मॉड्यूल है। तो काफ़ी सारे मॉड्यूल होते हैं एक ई कॉमर्स के अंदर। फिर कोई प्रोडक्ट है वो कितना अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, कौन कौन से वेयर हाउस में या रिटेलर रिटेलर के पास में वो अवेलेबल है, तो उसके लिए हमारे पास में होता है इन्वेंट्री मॉड्यूल। अब ये सब मॉड्यूल जो है वो हमको क्रिएट करना है, तो बेसिकली क्या होता है कि सारा के सारा कोड यदि हम लोग एक जगह प्लेस कर दें, तो या तो एक ही एप्लीकेशन में हम लोग बहुत सारे पैकेज बना लेंगे, एडमिन से रिलेटेड पैकेज बना ले, कंट्रोलर बना ले यहाँ पर, ऑर्डर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर पैकेज बना ले, कंट्रोलर बना ले यहाँ पर ये। तो पैकेज के फॉर्मेट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा ये, सब कुछ क्या हो जाएगा कि एक ही जगह पे प्लेस हो जाएगा। तो
हमें क्या करना है कि पैकेज से रिलेटेड यदि हमको क्या करना है, मॉड्यूल क्रिएट नहीं करना हो, और वो पैकेज रिलेटेड यहाँ पर करना हो, तो वही कि वो कंट्रोलर क्रिएट करो वहाँ पर, उसमें एडमिन के लिए से रिलेटेड कंट्रोलर क्रिएट करो, उसका सर्विस क्रिएट करो, और उसका जो है वो हमें वो डाउ क्रिएट करना है, ऑर्डर से रिलेटेड हमें क्रिएट करना है। तो सारा की सारी जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेशन में एक ही जगह पर आ जाएगी। फिर एक और अप्रोच होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन ही क्रिएट करते हैं, लेकिन वो सब होंगे चाइल्ड एप्लीकेशन। तो हम एक पेरेंट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम लोग चाइल्ड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट, जो कि मेवन का पार्ट है। तो मेवन के अंदर एक हमें आता है कॉन्सेप्ट, मल्टी मॉड्यूल मेवन प्रोजेक्ट। तो ये मल्टी मॉड्यूल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो मेवन का पॉम रहता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट है उसकी एंट्री रहती है। तो जब भी उसका बिल्ड बनता है तो साथ में ही बनता है मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट का, लेकिन वो प्रोजेक्ट होता है वो हमारे वर्क स्पेस में वो अलग अलग दिखता है वो, कुछ इस तरीके का, वो ऐसा इस तरीके का कुछ वो प्रोजेक्ट रहेगा यहाँ पर। तो एक प्रोजेक्ट ये रहेगा, एक प्रोजेक्ट ये रहेगा, एक प्रोजेक्ट एक रहेगा, ये रहेगा अलग अलग मॉड्यूल। तो वो जो रहेगा वो एक पेरेंट प्रोजेक्ट का पार्ट रहेगा वो, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट प्रोजेक्ट। और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं। तो हमें जब हम लोग पॉम क्रिएट करते हैं, तो पॉम क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर ऐसी मॉड्यूल की एंट्री करते हैं उस पेरेंट के अंदर। तो पेरेंट के अंदर वो चाइल्ड प्रोजेक्ट रहते हैं ये। तो यहाँ पर जो है वो उस पर्टिकुलरली चाइल्ड प्रोजेक्ट की जो यहाँ पर पर्टिकुलरली जार फाइलें क्रिएट होती है, जो कि उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के अंदर ही आती है। वो जब हम उसका फाइनल बिल्ड क्रिएट करते हैं तो उसी के अंदर अवेलेबल रहती है, बाकी वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट रहते हैं। तो हम लोग मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं तो अर्लियर सिनेरियो में मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट ही क्रिएट होते हैं। पहले मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट ही क्रिएट होते थे। हम लोग सारा के सारा जो कोड है उसका पैकेजिंग एक ही प्लेस पे नहीं करते हैं, बेस्ड ऑन मॉड्यूल, बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हम उसको क्या करते हैं, ब्रेकआउट करते हैं यहाँ से ये। तो एडमिन का मॉड्यूल है तो उसका अलग से एप्लीकेशन क्रिएट कर लो, उसका अलग से एप्लीकेशन क्रिएट कर लो। लेकिन जब हम उसका बिल्ड बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब हम इसका बिल्ड क्रिएट करेंगे तो उसका बिल्ड जो होगा वो एक ही बार में क्रिएट होगा। बिल्ड क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन का वॉर फाइल क्रिएट करना। तो ये सारा की सारा मॉड्यूल जो है ये अलग अलग प्रोजेक्ट में भले ही है, लेकिन जब हम उसका बिल्ड क्रिएट करते हैं, बिल्ड नथिंग बट अवर वॉर फाइल, मेवन के थ्रू हम लोग बिल्ड क्रिएट करते हैं। तो हम लोग उसका वॉर फाइल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर क्या होती है कि अलग अलग मॉड्यूल की जार फाइलें रहेगी यहाँ पर, ये jar 1 प्लस jar 2। तो फ्रेमवर्क की जार भी रहेगी ये, और उसके अंदर जो है वो हमारे जो दूसरे सारे के सारे जो मॉड्यूल्स है उसकी भी जार अवेलेबल रहेगी। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है जब हमारा फाइनल बिल्ड बनता है। अल्टीमेटली सर्वर को क्या समझ में आता है, सर्वर को ये स्ट्रक्चर समझ में आता है। जब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे तो कितना ही बड़ा एप्लीकेशन हो, जब हम उसका वॉर फाइल क्रिएट करते हैं, सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, तो सर्वर को जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आता है फाइनली। जहाँ पर हमारी सारी की सारी जो क्लासेस है, डॉट क्लासेस फाइलें जावा की उस लोकेशन पर रहेगी। जो हमारे पास में सेट ऑफ जार फाइलें है, लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी फोल्डर में रहेगी। यहाँ पर ये वेब डॉट एक्सएमएल में एंट्री रहती है सर्वलेट की यहाँ पर ये।
बट हमारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, और जो भी हमारा स्टैटिक कंटेंट रहेगा, HTML CSS, वो सब जो रहेगा वो हमारा बाहर रहेगा यहाँ पर। ये सर्वर को तो ये स्ट्रक्चर समझ में आता है। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉमकेट का जो कंटेनर है वो ये क्लासेस फाइल को लोड करेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो उसके अंदर रहेगी यहाँ पर, ये जो इसकी लाइब्रेरी में रहेगी यहाँ पर ये। फिर बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, जो भी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है, फिर वो यहाँ पर जो क्लासेस उसको हैंडल करती है, बेसिकली वो सर्वलेट हैंडल करता है, और सर्वलेट जो है वो रिडायरेक्ट करता है वो। तो स्प्रिंग के केस में यहाँ पर होता है ये डिस्पैचर सर्वलेट। बाकी स्टेट्स के लेवल पे भी एक फ्रंट कंट्रोलर होता है, एक सर्वलेट होता है, उसका नाम है एक्शन वगैरह, से कुछ नाम है। एक्शन सर्वलेट। तो ये सर्वलेट जो है ये स्टेट्स के केस में ये रिडायरेक्ट करता है हमारे कंट्रोलर के लिए। तो वो सर्वलेट की एंट्री वेब डॉट एक्सएमएल में रहती है, तो वो इंटरनली वो फ्रेमवर्क के कंट्रोलर के ऊपर क्या करता है, वो रिडायरेक्ट करता है। स्टेट्स के केस में डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल। और स्प्रिंग के केस में क्या होता है, कंट्रोलर क्लासेस होती है एनोटेशन बेस्ड। तो यहाँ पर सब कुछ जो है वो क्लास बेस्ड है, एनोटेशन बेस्ड है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइलें कम लिखना पड़ती है, और स्प्रिंग बूट में तो लिखना ही नहीं पड़ती है। स्प्रिंग बूट में तो वो काम भी रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर ये। तो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो उसका एक बिल्ड फाइल बनेगा। तो ये होता है हमारे पास में इस टाइप के, हम लोग अप्रोच को बोलते हैं मोनोलिथिक। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं ये कि ये माइक्रो सर्विसेज के एडवांटेज क्या मिले, माइक्रो सर्विसेज क्यों अभी यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर एक मेच्योर आंसर चाहिए जो कि हमें एप्लीकेशन में काम करते समय फील हुआ है ये। जो जो चैलेंजेस हमको फील हुए हमको उस तरीके से बताना है यहाँ पर ये। यहाँ पर इस तरीके से आंसर करोगे कि जो कहीं से रीड कर लिया वैसा बोल दिया, तो इंटरव्यूअर को समझ में आता है, बट हमको जो चाहिए वो ऐसा जो हम फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम लोग करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में बना हुआ एप्लीकेशन जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, 10-20 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री के जो एप्लीकेशन है वो, जो एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी समय से चल रहे होते हैं ये। तो जो हमारे पास में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे एप्लीकेशन क्या है, जो कोड है वो बढ़ता चले जाता है, टाइम टू टाइम वो एप्लीकेशन का जो कोड है वो बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर ये। तो क्या होता है कि ये कोड को में जब भी हम कुछ चेंजेस परफॉर्म करते हैं, लेट से कि कोई डेवलपर है वो हमारा ये कार्ट मॉड्यूल पे काम कर रहा है यहाँ पर ये, कोई ऑर्डर मॉड्यूल पे काम कर रहा है, अलग अलग डेवलपर एक टाइम पे अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। फिर काम करने के बाद उनको अपना एप्लीकेशन टेस्ट करना रहा, या हम लोग जब उसको एनवायरनमेंट में डालते हैं, हमारे क्यूए एनवायरनमेंट में, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जेनकिन के थ्रू, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी यहाँ पर चेंजेस आएंगे उसका क्या होगा, चेंजेस आएंगे जो भी डेवलप्ड होगा उसका बिल्ड बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस केस में ये मान के चलो कि ये जो बिल्ड का साइज जो है ये 50 MB का बिल्ड बन रहा है यहाँ पर ये। तो जब भी एक छोटा सा भी चेंजेस होगा तो हम उसका बिल्ड करेंगे, इधर हमारे लोकल पे करें या हम लोग एनवायरनमेंट पे करें विद द हेल्प ऑफ जेनकिन। तो बिल्ड का साइज काफ़ी क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर सारे के सारे मॉड्यूल है ये। तो जब बिल्ड क्रिएशन होने का जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम लेता है। कभी कभी वो टाइम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना बड़ा एप्लीकेशन रहेगा उतना टाइम लेगा वो।
तो क्या होता है कि जब हम लोग सी आई सी डी परफॉर्म करते हैं, हमारा जो कोड है वो हम लोग क्यूए टीम को अवेलेबल करवाते हैं। तो जब भी हमारे चेंजेस को क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, फिर सर्वर को हम लोग यहाँ पर जेनकिन का जॉब रन करेंगे और फिर से हम लोग उसका बिल्ड क्रिएट करेंगे, सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये जो हमारा बिल्ड होने का प्रोसेस है, ये काफ़ी टाइम लेगा यहाँ पर ये। तो क्योंकि इतने सारे मॉड्यूल है, फिर से वो कंपाइल होंगे, फिर से सारे के सारे जो उनका डिपेंडेंसी वो पूल होगी, पूल होने के बाद में क्या होगा, उसका बिल्ड क्रिएट होगा। तो जितनी ज़्यादा क्लासेस रहेगी तो जेनकिन सर्वर पे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, लोकल पे भी उतना ही टाइम लगेगा। यदि लोकल पे है तो फिर से बिल्ड करना पड़ता है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर क्या है कि बिल्ड में काफ़ी सारा क्या लगता है, यहाँ पर टाइम लगता है। इस तरीके से हम लोग यदि बिल्ड क्रिएट करते हैं तो ये है कि इसका ये क्या हो गया, ये ड्रॉबैक हो गया ये। फिर जितना ज़्यादा बिल्ड में टाइम लगेगा तो एक नया चेंजेस जब वो जाएगा हमारे सर्वर पे, तो सर्वर पे हमको डाउन करना पड़ता है, फिर रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो वो एक आइडल टाइम आता है, मतलब क्यूए टीम जो है वो एक्टिवली वर्क नहीं करती है, उनको इन्फॉर्म करो, फिर वो आइडल टाइम के लिए बैठे रहेंगे जब तक कि नया डिप्लॉयमेंट जा रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है इंडस्ट्री में कि नॉर्मल डे में तो ठीक है, दिन में एक दो बार ही करना पड़ता है, लेकिन कई बार रेग्रेसिवली डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, दिन में तीन चार चेंजेस चले गए हैं, या हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अजाइल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो जब हम लोग डेडलाइन के पास में आते हैं तो फ्रिक्वेंटली सर्वर को रिस्टार्ट करते रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि फिर काफ़ी क्यूए टीम को आइडल बैठना पड़ता है, या फिर यहाँ पर वो मना करते हैं कि बार बार इसको मत रिस्टार्ट करो। ये तो बिल्ड बनने में जब टाइम लगेगा तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे यहाँ पर ही। तो एक ड्रॉबैक तो हमारे पास में आ गया बिल्ड में, ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। फिर दूसरा ड्रॉबैक आएगा यहाँ पर कि जब ये एप्लीकेशन सर्वर पर जाता है ये, और जब हमारा सर्वर के ऊपर किसी न किसी रीज़न से यदि हमारे पास में ऑर्डर मॉड्यूल में कुछ इशू आ गया यहाँ पर ये, तो हम क्या करते हैं कि ऑर्डर मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि उसका इशू फिक्स कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारा ये मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है। तो ये क्या है कि फ्लाइट रिलेटेड या बिजनेस अलग है, होटल रिलेटेड बिजनेस अलग है, हॉलीडे रिलेटेड बिजनेस अलग है। यदि ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में बनना होता, और मान लो कि कोई इशू यदि फ्लाइट रिलेटेड आ गया यहाँ पर ये, तो जब ये इशू को हम रिजॉल्व करके इस एनवायरनमेंट में वापस से डालेंगे, यहाँ पर ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रहेगा ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर को बंद करना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम के लिए। तो सर्टेन टाइम के लिए पूरे के पूरे सर्वर पे क्या आएगा, डाउन टाइम आएगा यहाँ से ये। तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है रिलेटेड टू सर्वर। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक डाउन टाइम आएगा। अब वो डाउन टाइम तक के वो अवेलेबल नहीं रहेगा ये वाला एप्लीकेशन। तो मान लो कि जब ये इसका इशू फिक्स हुआ, और फिक्स होने के बाद फिर से रिडिप्लॉय करा, फिर सर्वर स्टार्ट करा, और 30 मिनट का डाउन टाइम आ गया, तो 30 मिनट तक के कोई भी ये अदर मॉड्यूल को भी यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पर ही। तो बिकॉज ऑफ देट क्या होगा, कंपनी को बिजनेस लॉस होंगे। यदि हम लोग इस आर्किटेक्चर से यदि करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, बिजनेस लॉस भी होते हैं हमारे पास में ही। तो एक जो उसका डिसएडवांटेज रहेगा वो ये वाला रहेगा यहाँ पर ये, कि यदि इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये मोनोलिथिक का जो है वो डिसएडवांटेज है। तो यदि एक पॉइंट पे हमारा फेल हो रहा है तो दूसरे वाले भी जो मॉड्यूल जो है वो भी क्या हो रहे हैं, उनका काम भी रुक रहा है, वो उस पर इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ मॉड्यूल तो ऐसे रहेंगे कि वो डिपेंडेंट रहेंगे, ये जैसे कि हमने यहाँ पर ऑर्डर किया यहाँ पर ये, तो ऑर्डर करने के हमारा जो ऑर्डर जो है वो कब एक्सेप्ट होगा, जब हमारा यहाँ पर पेमेंट हुआ, उधर पेमेंट का भी एक मॉड्यूल रहेगा ये। जो पेमेंट का मॉड्यूल जो है वो जो पेमेंट गेटवे से इंटरेक्ट करेगा। तो थर्ड पार्टी हमारे पास में क्या होते हैं, पेमेंट गेटवे होते हैं ये।
रोजर पे, पेपल, यूपीआई, ये सब पेमेंट गेटवे, ये तो उसके लिए ये वाला मॉड्यूल इंटीग्रेट करेगा। तो जब तक के ऑर्डर नहीं होगा ये पेमेंट गेटवे काम नहीं करेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, यदि एक पॉइंट पे यदि इशू आ गया है तो दूसरा वाला भी इम्पेक्ट करेगा यहाँ पर ये। अब जो भी डिपेंडेंट मॉड्यूल यदि है यहाँ पर ये, तो ये तो ठीक है कि भाई ऑर्डर नहीं हुआ तो पेमेंट नहीं होगा तो ये बंद हो गया तो डिपेंडेंट है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है जो ये, तो माइक्रो सर्विसेज के जो आर्किटेक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है, यहाँ पर ये लॉगिन सबका एक ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केस है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है। यहाँ से फ्लाइट बुकिंग का अलग है, होटल बुकिंग अलग है, ट्रेन अलग है। तो इस केस में हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का इशू आएगा यहाँ पर। फिर एक बिल्ड क्रिएशन प्रोसेस विल टेक टाइम, तो ये टाइम भी लेगा और उसका साइज भी बड़ा रहेगा यहाँ पर ये और इसका साइज बड़ा रहेगा तो सर्वर को ऑन होने में भी क्या कर रहेगा यहाँ पर ये टाइम लगेगा। तो एक इशू ये आएगा, एक इशू यहाँ पर ये आता है। जो मेन मेन इशू है ये हाई लेवल के। फिर क्या होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन को जब क्रिएट करते हैं, तो ये हमारा सर्वर है, ये सर्वर के ऊपर मान लो कि ये वाला एप्लीकेशन नहीं है, मल्टी मोड हमारा मोनोलिथिक एप्लीकेशन है ये। तो ये सर्वर के ऊपर ये वाला एप्लीकेशन है। तो हमारा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि ये एप्लीकेशन जो है वो कैसे काम करता है मल्टीपल यूज़र के लिए, कि 1000 यूज़र पे कैसा बिहेव करेगा ये, 2000 पे कैसा बिहेव करेगा ये। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर सर्वर का लोड है वो उतने लोड की उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम लोगों को टेस्ट करना पड़ता है ये। अब यदि उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी में जा रहा है, हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि नया सर्वर पे जो है वो रिडायरेक्ट करना पड़ता है लोड को। इस पे नहीं आ रहा तो तीसरे सर्वर पे हम लोग लोड हो करते हैं, रिडायरेक्ट करते हैं। तो इनके बीच में हमारे पास में लगा रहता है यहाँ पर हमारा एक ये लोड बैलेंसर। ये भी एक सर्वर है, लोड बैलेंसर। तो हमारी जो पहली रिक्वेस्ट आती है बेसिकली वो लोड बैलेंसर को आती है एक्चुअल में रियल टाइम एप्लीकेशन में, जो कि मॉनिटर कर रही होती है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर को। तो वो देखता है कि इसके ऊपर कितना लोड है, अभी कितनी रिक्वेस्ट ये हैंडल कर रहा है। यदि लोड बैलेंसर के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, इसके अंदर सीपीयू कितना है, रैम कितना है, कितना यूज़ हो रहा है, कितने सेशन बने हुए हैं उसके अंदर ये। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा जो ट्रैफिक है वो रिडायरेक्ट होता है यहाँ पर ये। तो क्या होते हैं कि यहाँ पर जो ये सर्वर है ये हमको पहले से ऑन रखना है क्या, ये हमको ये बाद में ऑन करवाना है, तो ये सब कॉन्फ़िगर रहता है यहाँ पर ये लोड बैलेंसर में। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में लोड सीपीयू यूसेज आ गया 70% पे, देन ये वाला सर्वर स्टार्ट कर दो। तो हम लोग ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, या हम या पहले से ही दो सर्वर को स्टार्ट रखें। जब इस पे लोड 70 आ जाएगा, इस पे 50 आ जाएगा, तो जब इस पे 70 आने वाला है थोड़े टाइम के बाद में, तो उसी समय इसको स्टार्ट कर दो ये। तो जो भी हमारा अप्रोच रहेगा उसको हम लोग लोड बैलेंसर के अंदर क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो एक लोड बैलेंसर भी क्या होता है, सर्वर होता है। अब ये बड़ा एप्लीकेशन होगा यहाँ पर ये। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि बड़ा एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, बिल्डअप बनने में टाइम लगेगा, फिर सर्वर के अंदर जब वो सर्वर रिस्टार्ट होगा, तो जब हमारा हमको एक सर्वर नहीं रिस्टार्ट करना है, हमको मल्टीपल सर्वर रिस्टार्ट करना है, तो ये सर्वर के रिस्टार्ट होने में भी क्या होगा यहाँ पर ये टाइम लगता है यहाँ पर ये। तो बिकॉज ऑफ देट ये हमारे पास में इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो स्केलिंग करना। AWS में ये टर्मिनोलॉजी सुनने में आई होगी, कभी AWS के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग का मतलब भी यही होता है कि ऑटोमेटिकली स्केल हो जाए।
तो अभी के सिनेरियो में तो चीज़ें रेडीमेडेड अवेलेबल है हमारे AWS क्लाउड के अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं कि यदि क्लाउड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें रेडीमेडेड अवेलेबल है। पहले क्या होते थे, क्लाउड नहीं था तो हमें ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने पड़ते थे, तो लोड बैलेंसर सर्वर जो है वो खुद को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। बट अभी के समय में हमें अमेजोन ने या फिर गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें क्या दे के रखे हुए यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज दे के रखी हुई है, जो हमको जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी, जस्ट हमको उसको यूज़ करते आना चाहिए यहाँ पर ही। तो लोकल पे तो जैसा भी करेंगे, लेकिन जब भी हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट जो हमारे पास में होते हैं, तो ये हमारे पास में एनवायरनमेंट में हमको सर्वर जो है वो क्रिएट करना पड़ते हैं, जहाँ पर हमारा जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो रन होता है। तो हमें मशीनें परचेस करना पड़ती है वहाँ पर ही। तो ये EC2 उसकी सर्विस है क्लाउड की, जहाँ से तुम क्या कर सकते हो कि मशीनें परचेस कर सकते हो यहाँ पर ही। तो फॉर प्रैक्टिस यहाँ पर फ्री टायर भी अवेलेबल है, लेकिन जो एक्चुअल सर्वर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं यहाँ पर ये। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि यदि कोई नया यहाँ पर इंस्टांस लॉन्च करना है, नया इंस्टांस लॉन्च करना मतलब एक मशीन परचेस करना रिमोटली, तो जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं वो हाई कॉन्फ़िगरेबल मशीन के ऊपर रन होते हैं, और उन मशीनों के ऊपर हमारा सर्वर रन होता है, सर्वर इंस्टॉलेशन होता है। तो तुमको जो भी मशीन परचेस करना हो यहाँ पर उसकी कैटेगरी है, AWS अमेजन लिनक्स करना हो, उबंटू करना हो, विंडो बेस्ड मशीन करना हो तो विंडो बेस्ड मशीन भी है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, लाइक हमारी इंडस्ट्री में, हमें हमारा जो काम है डेवलपमेंट का हमें वो VM में करना पड़ता है। तो VM मतलब क्या है कि वो क्लाउड बेस्ड मशीन होती है यहाँ पर ही। तो वो मिलती है, वो विंडो की मशीन रहेगी, लेकिन वो हमारा सिस्टम से हमको रिमोटली कनेक्ट करना पड़ेगा उससे ही, और उसी के ऊपर सब हमारा ID वगैरह रहता है, वो उसी पे रहता है। और यदि VM नहीं मिले तो खुद के लोकल मशीन पे करो यहाँ पर ये, फिर अपने कोड को पुश करो, वो जाएगा एनवायरनमेंट में। तो वो एनवायरनमेंट रहेगा, वो भी एक मशीन रहेगी। तो मशीन हमको पहले यहाँ से बाय करना पड़ेगी। लाइक हमने उबंटू की मशीन परचेस करी, तो यहाँ पर क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है यहाँ पर ये उसके ये कॉन्फ़िगरेशन है। तुमको कितना CPU कितना रैम चाहिए अपनी अपने एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो बार बार क्या करोगे कि इसी मशीन के ऊपर ही क्या रहेगा, हमारा सर्वर रहेगा। ये हम ये मशीन को परचेस करेंगे, जैसी मशीन को परचेस करेंगे यहाँ पर, तो मैं मेरा क्विकली ये बता देता हूँ कि ये मैंने एक मशीन यहाँ पर क्रिएट की हुई है। तो मुझे कुछ लाइनेक्स से रिलेटेड वीडियो अभी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये मशीन यहाँ पर क्रिएट की हुई है यहाँ पर ये। तो मैं जैसे ही उसको क्या करता हूँ स्टार्ट करता हूँ, तो ये मेरा क्या होता है कि रिमोटली एक मेरे लिए मशीन रेडी हो जाती है। तो वैसे ही हम लोग हम हमारे पास में क्या होगा, जो इंडस्ट्री के जो एनवायरनमेंट रहेंगे, लाइक हमारा QA एनवायरनमेंट या हमारा UAT एनवायरनमेंट या हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो उसके लिए रिमोटली क्या रहेगी, मशीनें क्रिएटेड रहेगी यहाँ पर, जिसका हमको जिसके ऊपर हमारे क्या होंगे, एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट जाएंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रिमोटली मशीन को जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो मैं मेरा जो मशीन जो है वो लिनक्स बेस्ड मशीन है यहाँ पर ये, तो मुझे उसका IP एड्रेस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ AWS के अंदर नेटवर्किंग के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर IP एड्रेस मिलता है। तो वो IP एड्रेस से ये टूल वगैरह मैं बता दूंगा बाद में कैसे काम करते हैं ये। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं रिमोटली जो है वो उस मशीन से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा मैं। तो उस लोकेशन पे यदि कोई सर्वर होगा तो मैं यहाँ से उसको क्या देख सकता हूँ, मैं स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ। तो जो काम मेरा जेनकिन करेगा उस मशीन के ऊपर,
यदि मुझे उस मशीन के अंदर देखना है कि यहाँ पर मुझे वो मशीन के अंदर सर्वर देखना है, सर्वर के लॉग देखना है मुझे कि क्या कुछ इशू आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। या मैं मैनुअली यहाँ से सर्वर को क्या करवा सकता हूँ, मैं स्टार्ट करवा सकता हूँ मैं यहाँ से ही। तो ये मेरे पास में कमांड रहेगी। कभी यहाँ पर कुछ टॉमकेट रिलेटेड मेरे पास में इंस्टॉलेशन है तो मुझे टॉमकेट का फोल्डर दिखेगा, मैं उस फोल्डर पे जाऊँगा, वहाँ से मैं लॉग देख सकता हूँ मैं ये। तो ये लिनक्स की कुछ कमांड होती है, जैसे कि ये कैट कमांड है। अब ये वी आई एक फाइल है, वैसा क्या मेरे पास में क्या है कि लॉग रिलेटेड फाइल हो सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उसको मैं देख सकता हूँ मैं यहाँ पर। यदि मुझे कुछ एरर वगैरह यहाँ पर फाइंड आउट करना रहा तो फाइंड, आई थिंक ऐसी कुछ कमांड है, एरर। तो अभी वो पर्टिकुलरली वर्ड उस फाइल में नहीं है तो मिलेगा नहीं यहाँ पर ये। तो ऐसा क्या करते हैं हम लोग, रिमोटली उसकी मशीन के अंदर हम लोग देखते हैं। तो ऐसा कि ऐसा जो है यहाँ पर रिमोटली क्या करना पड़ता है, हम लोग यहाँ पर ये मशीन को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, न्यू इंस्टेंस लॉन्च करना है और क्रिएट करना है। तो ये मैंने जो की है मशीन वो फ्री टायर में की है। अब मेरा काम यदि हो गया तो मुझे इसको स्टॉप कर देना है, नहीं तो क्या करेगा AWS मुझे क्या करके देगा, वो यहाँ पर उसका बिल जनरेट करके दे देगा। तो मैं उसको यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ मैं। तो जो फ्री टायर है उसके लिए तो वो कुछ समय के लिए फ्री है, लेकिन जो उसके लाइसेंस्ड वाले होते हैं वो हमको जितना भी मशीन चलता है उतना टाइम के लिए हमारा क्या होता है, बिल जनरेट होता है यहाँ पर ये। अब एक ही एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी तुमको लोड बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया, तो एक ही हमारे पास में जो डिप्लॉयमेंट जो होता है वो मल्टीपल मशीनों पे जाता है। लाइक ये हमारा फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, बिग बिलियन डे आ गया है, एक बार में क्या हो गए, बहुत सारे यूज़र के हिट आ गए उस टाइम पर। तो उस टाइम पे हमारे पास में हमको एक्टिव सर्वर जो है वो ज़्यादा रखने पड़ेंगे। ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन का जो है वो डिप्लॉयमेंट है, इसको वॉर फाइल कंसिडर करके चल दो कि ये वॉर फाइल है ये। तो ये लोड बैलेंसर पे जाएगा और ये मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करेगा। तो तुमको बेस्ड ऑन हीट कितनी मशीनें क्रिएट करवाना है, क्या करवाना है, ये सारे के सारी जो है वो लोड बैलेंसर को यहाँ पर बताना पड़ता है। तो पहले तो ये चीज़ें टफ होती थी, क्योंकि ऑन प्रीमाइसेस पहले हमारे पास में जो है वो नेटवर्क होते थे। बट अभी ये चीज़ें इजी हो जाती है बिकॉज ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड इज़ ए मैंडेटरी स्किल, अभी के समय में मैंडेटरी आना चाहिए। तो जब भी कोई तुम इंस्टांस क्रिएट करते हो, उसमें सर्वर इंस्टॉलेशन करते हो, तो तुम्हारी कोई ना कोई सी कंडीशन होगी जिसके बेस में तुम्हें और भी मशीनें क्रिएट हो जाना चाहिए यहाँ पर ही। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे तो कि लोड बैलेंसर की यहाँ पर सर्विस आती है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर लोड बैलेंसर की सर्विस है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं कि तुमको किसके बेस पे जो है वो ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करना है यहाँ पर ये, ट्रैफिक के बेस पे कैसे कैसे ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करना है। तो लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि जितनी भी मशीनें हम लोग रखते हैं, जितनी मशीनें क्रिएट करते हैं, उसको इस टारगेट ग्रुप में डाल देते हैं। और उसके ऊपर हम लोग कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि बेस्ड ऑन CPU कंडीशन यहाँ पर ये वाली मशीन स्टार्ट हो जाए, या बेस्ड ऑन HTTP रिक्वेस्ट ये मशीनें स्टार्ट हो जाए। तो अलग अलग तरीके के हमारे पास में क्या होते हैं, लोड बैलेंसर होते हैं ये। कुछ प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, कुछ HTTP रिक्वेस्ट पे काम करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे पास में क्या है, ये लोड बैलेंसर है ये। तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो एक ही एप्लीकेशन जो है हमारे, वो डिफरेंट डिफरेंट मशीन पर है, लेकिन सारे के सारे इंस्टांस रनिंग नहीं रहेंगे। जैसे जैसे लोड आएगा वैसे वैसे क्या होंगे, वो नए नए इंस्टांस हमारे क्रिएट होते जाएंगे। तो एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या प्रॉब्लम होता है ये कि बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन साइज उस सर्वर को स्टार्ट होने में भी एक टाइम लगता है यहाँ पर ही। और हमको एप्लीकेशन जो डिप्लॉय करना है वो सारी मशीनों पे करना पड़ता है, वो जिनकिन के जॉब कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो ये सब टाइम लेगा यदि हमारे पास में बड़ा एप्लीकेशन नहीं है। तो
यहाँ पर जो है वो लोड बैलेंसिंग के अंदर भी क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग सर्वर हमको यहाँ पर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर इसको भी अप करने में टाइम लगेगा, ये क्विकली नहीं स्टार्ट होंगे ये, क्योंकि एप्लीकेशन का साइज बढ़ रहा है, तो एक नया एनवायरनमेंट अप होने में भी टाइम लगेगा यहाँ पर ये। तो ये होता है ये मोनोलिथिक के ये चैलेंजेस है, ये सबसे बड़े चैलेंजेस यही वाले हैं लोड बैलेंसिंग के अंदर, जो हम लोग ऑटो स्केलिंग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो उस केस में भी हमें सर्वर का टाइम लग रहा है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, फिर बिल्ड क्रिएशन होने में टाइम लग रहा है, फिर सबसे बड़ा चैलेंजेस ये भी है इसके अंदर, डीबगिंग विल टेक टाइम। ऑटो स्केलिंग विल टेक टाइम। अब कोई भी किसी भी रीजन से इशू आ गया हमारे पास में ही, तो वो इशू को फाइंड आउट करने में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लॉग देखना पड़ेगा, लॉग को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉगिंग लगाते हैं यहाँ पर। तो लॉग के फाइल के अंदर देखना पड़ेगा कि एरर हमारा किस मॉड्यूल में आया है। मान लो ये इस मॉड्यूल में आया है या शिपिंग में आया है, तो हमें क्या करना है कि फिर उसका कोड फाइंड आउट करना है। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन का कोड वो एक ही जगह पे प्लेस है, एक ही प्रोजेक्ट में प्लेस है वो, तो अब उसको हम लोग सर्च करेंगे, फिर उसको डीबग करेंगे, वो वाला सिनेरियो को हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसको डीबग करेंगे। तो एक बहुत बड़े कोड में कोड को फाइंड आउट करना और इशू को फिगर आउट करना, ये भी बहुत टाइम लेता है, ये डीबगिंग जो है वो भी एक टाइम लेता है हमारे पास में ये। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी एक चैलेंजेस है कि बड़े कोड के अंदर फाइंड आउट करना, तो डीबगिंग भी क्या है यहाँ पर, ये जो वो एक टाइम लेता है। तो यही सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो आर्किटेक्चर आता है वो आता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है वो कोई लैंग्वेज या फ्रेमवर्क का रिलेटेड नहीं है, वो कॉमन प्रॉब्लम है बड़े बड़े एप्लीकेशन की। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन डे बाय डे क्रिएट होते हैं, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम किसी ना किसी आर्किटेक्चर को जो है वो फॉलो करते हैं यहाँ पर ये। तो एक है हमारे पास में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या बोलता है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ये बोलता है डोंट क्रिएट सिंगल सिंगल मॉड्यूल, इंस्टेड ऑफ दैट क्रिएट सेपरेट सेपरेट एपीआई। तो यहाँ पर जो है वो जितने भी हमारे पास में मॉड्यूल है, ये एडमिन मॉड्यूल, ये हमारे पास में ये एडमिन, तो ये एडमिन जो मॉड्यूल जो है ये, इसका एप्लीकेशन बिल्कुल अलग ही क्रिएट कर लो, और इसको अलग ही सर्वर पे हम लोग मैनेज करेंगे, हम लोग एक ही सर्वर पे नहीं डालेंगे यहाँ पर ये। फिर जो हमारा ऑर्डर मॉड्यूल है, जहाँ पर कस्टमर ऑर्डर देगा, इसका पूरा अलग ही सर्वर रहेगा। हमारा कार्ड मॉड्यूल है, शिपिंग मॉड्यूल है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर वहाँ काम आएंगे जहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्चर काम का नहीं है, स्टूडेंट मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, उसके लिए मोनोलिथिक पे ही जाओ, जहाँ पर 5-6 पेज का एप्लीकेशन है, बहुत कम क्लासेस वहाँ पर क्रिएट होगी। जो एकदम बड़े लेवल के जो हमारे पास में प्रोजेक्ट होते हैं, और फ्यूचर में हो सकता है कि कोई नए मॉडल उसके अंदर और ऐड होंगे, फ्यूचर में कोई नया बिजनेस और ऐड होगा, जैसे कि मेक माई ट्रिप को कल को और दूसरा बिजनेस करना रहा, साथ में उनका नया बिजनेस हो गया, तो वो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक और आइकॉन ऐड कर देंगे, पीछे एक डेडिकेटेडली सर्वर उसके लिए काम कर रहा रहेगा वहाँ पर ये। तो बहुत लार्ज एप्लीकेशन पे ये हमारे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो होते हैं फॉलो होते हैं।
तो हमारी शिपिंग मॉड्यूल हो गया, ये हमारा नोटिफिकेशन मॉड्यूल हो गया। हमारा ये इन्वेंट्री मॉड्यूल हो गया, पेमेंट मॉड्यूल हो गया। बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं ई कॉमर्स में, तो बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। तो हमें क्या करना है कि डेडिकेटेडली इसके लिए यहाँ पर जो है वो सेपरेट सेपरेट जो सर्वर है वो हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। हमको एक सिंगल मॉड्यूल में उसको यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है। एक ऑथ सर्वर भी ले लो जहाँ पर यूज़र का ऑथेंटिकेशन होगा, तो ये ऑथ सर्वर भी आता है ऑथेंटिकेशन के लिए। थर्ड पार्टी सर्वर भी अवेलेबल रहते हैं, या हम उसको एपीआई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, आपस में सर्वर होगा। अब क्या होगा कि अलग अलग सर्वर यदि रहेंगे, अब मोनोलिथिक टाइप का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर तो एक ही सर्वर है, तो एक ही आईपी एड्रेस आएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहेगा कि इतने सारे सर्वर रहेंगे तो हर सर्वर का आईपी एड्रेस आएगा यहाँ पर। जैसे कि 10.0.01, यहाँ पर ये इसका एक आईपी एड्रेस हो गया। यहाँ पर ये दूसरे सर्वर का एक आईपी एड्रेस हो गया। तीसरे सर्वर का अपना एक आईपी एड्रेस हो गया। चौथे सर्वर का एक अपना आईपी एड्रेस हो गया। माइक्रो सर्विसेज के केस में हम एपीआई क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से कोई वेब पेज कभी नहीं सेंड करते हैं, हम लोग ऑलवेज एपीआई सेंड करते हैं। मीन्स एक वेब सर्विसेज क्रिएट, ये सब वेब सर्विसेज रहेगी जो जस्ट डेटा सेंड करेगी। तो ये इतने सारे एप्लीकेशन काम करेंगे जो सबके अपने अपने डेडिकेटली आईपी एड्रेस रहेंगे। अब यहाँ पर कोई भी तरीके का यदि क्लाइंट हुआ, तो वो क्लाइंट कितने सारे सर्विसेज पे कॉल करेगा वो, इतने सारे आईपी एड्रेस रहेंगे तो वहाँ पर कॉल कर पाएगा वो? तो वो वहाँ पर कॉल नहीं करेगा वो। कोई भी क्लाइंट है, यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन मान के चलो, तो ओवर द नेटवर्क वो इतने सारे जो है वो सर्विसेज जो है वो कॉल करेगा तो नहीं कर पाएगा। कहाँ पर इतने सारे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करेगा यहाँ पर ये? हर सारे के सारे जो है वो डेडिकेटली अलग अलग सर्वर है यहाँ पर ये। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव करते हैं, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हमें हमारे इतनी सारी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए और भी सर्विसेज फ्यूचर में आ सकती है। तो यहाँ पर जो है इतनी सारी जो सर्विसेज जो है वो हम लोग डेडिकेटेडली क्रिएट करते हैं, लेकिन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में ये सर्विसेज को हमको एक जगह पर रजिस्टर पर जो है वो उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो हमारे पास में क्या होते हैं, एक होता है रजिस्ट्री सर्वर। रजिस्ट्री सर्वर का काम है कि सारे के सारे जो सर्विसेज है उसका वो डिटेल रखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एज ए माइक्रो सर्विसेज कंपोनेंट। तो एक हमको जो है वो रजिस्ट्री सर्वर चाहिए। रजिस्ट्री सर्वर, तो इसका रेडीमेड एपीआई हमें स्प्रिंग क्लाउड ने दे के रखा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स रजिस्ट्री सर्वर, मतलब वो एपीआई का नाम जो है वो नेटफ्लिक्स से वो कम्युनिटी ने दिया है। उसका काम है सर्विसेज को क्या करना, रजिस्टर्ड करना। जितनी भी हम लोग एपीआई यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जितनी भी एप्लीकेशन, हमको इसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में लेकर आना है, तो हमको रजिस्टर सर्वर में उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर जितना भी हमारे पास में सर्विसेज है
वो कॉल डायरेक्ट नहीं होगी, क्योंकि सबके अलग अलग जो है वो यूआरएल है, सबके अलग अलग आईपी एड्रेस है। तो इस केस में हमारे पास में होगा एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे के अंदर फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगा, तो एपीआई गेटवे के अंदर राउटिंग की फैसिलिटी रहेगी, एपीआई गेटवे के अंदर फिल्टरिंग की फैसिलिटी रहेगी। एपीआई गेटवे के अंदर कैशिंग की यहाँ पर फैसिलिटी रहेगी ये। तो गेटवे ये भी एक तरीके का कंपोनेंट ही रहेगा ये। तो एंड यूज़र कभी भी नेटवर्क के थ्रू जो रिक्वेस्ट करेगा वो एपीआई गेटवे को करेगा, ऑलवेज एपीआई गेटवे रिडायरेक्ट करेगा पर्टिकुलर सर्विसेज के थ्रू। बट एपीआई गेटवे को पता कैसे चलेगा कि किसके लिए रिक्वेस्ट आई है? तो रजिस्ट्री सर्वर के अंदर उसकी एंट्री है, और यहाँ पर लॉजिक रहता है कि किस पे रिडायरेक्ट करना है, ये कौन सी सर्विसेज के लिए क्या हुई है पर्टिकुलर हमारी जो है वो रिक्वेस्ट आई है। तो एपीआई गेटवे का एक कंपोनेंट हो गया माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का। तो ये तो हमारी एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन पहले सिंपल सिंपल वेब सर्विसेज रहेगी, उसको हमको फिट करना पड़ेगा हमारे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। तो हमको एक एपीआई गेटवे सर्वर बनाना है, एक रजिस्ट्री सर्वर बनाना है, ये सब स्प्रिंग क्लाउड ने हमको दे के रखा हुआ है। फिर एक होता है हमारे पास में एडमिन सर्वर। तो एडमिन सर्वर के पास में सारे के सारे जो होंगे वो मैट्रिक्स होंगे, पर्टिकुलरली हमारा ये पर्टिकुलरली जो एपीआई है उसका हेल्थ चेक क्या है, अभी वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, डाउन तो नहीं हो गया, उसके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो उसको क्या देखेगा हमारा जो वो ये एडमिन सर्वर जो है, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये, उसका मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं। अब कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो कि ना इंटरडिपेंडेंट होती है, जैसे कि हमारा जो ये ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर के बाद में जब हमारा कार्ट है, जब हम लोग उसको परचेस करेंगे, तो वो जब तक के हमारा पेमेंट नहीं होगा, जब तक परचेस नहीं आएगा, तो ये इंटरडिपेंडेंट हमारे पास में सर्विस हो गई है। तो एक सर्विस दूसरे सर्विसेज को भी कॉल कर सकती है। तो वो कॉल करते समय हमें इशू आते हैं, वो कभी हमारे पास में वो एक सर्विसेज डाउन हो जाए, वो उसको कॉल कर रही है ये, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम भी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए, अभी तो हम लोग रेजिलियंस बोलते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस रिजिलेंस एक उसके अंदर एक सिचुएशन है जहाँ पर हमारा सर्विस बंद हो जाता है यहाँ पर। तो माइक्रो सर्विसेज आपस में भी क्या होती है, इंटरकनेक्टेड भी रहती है, इंडिपेंडेंट भी रहती है। यहाँ पर ये कोई सा भी सिनेरियो हो सकता है, और नई नई माइक्रो सर्विसेज भी जो है वो क्रिएट हो सकती है। माइक्रो सर्विसेज कुछ नहीं है, सब सिंपल जावा के प्रोजेक्ट ही हैं वो, सिंपल स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट है वो। तो एक नया माइक्रो सर्विसेज मुझे क्रिएट करना है, मतलब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो स्प्रिंग बूट के पास में फैसिलिटी है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। मुझे एक नया एप्लीकेशन नई रिक्वायरमेंट के साथ में यदि क्रिएट करना है, तो मुझे उसका लॉजिक राइट करना है क्विकली, ज़्यादा मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़े, ना मुझे कोई थर्ड पार्टी सर्वर को डाउनलोड करना पड़ेगा, ना मुझे डेटाबेस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो क्या होगा कि मेरा जो रहेगा वो, यहाँ पर मैं एम्बेडेड सर्वर एम्बेडेड डेटाबेस का यूज़ करके मेरे लोकल सिस्टम में मैं क्विकली एप्लीकेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ मैं ये। बिकॉज क्या है कि यदि हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो इतने ये सब अलग अलग एप्लीकेशन है, और ये अलग अलग सर्वर पे चलेंगे, तो तो मान लो कि एक बार में हम लोग हमारे सिस्टम में 3 सर्वर, एक बार में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर ही माइक्रो सर्विसेज को चलाने के लिए, या हम लोग ऐसी माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, ऐसे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ऐसे मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट है। तो क्या हम उसके लिए अलग अलग सर्वर अलग अलग डेटाबेस रखेंगे, सिस्टम पे अलग अलग इंस्टॉलेशन करेंगे?
हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे इस केस में ये, क्योंकि काफ़ी सारे सर्वर, काफ़ी सारे डेटाबेस हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट यदि हम यूज़ करते हैं तो हम लोग डेवलपमेंट लेवल पे क्या कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एम्बेडेड है उसके अंदर ही। फिर जब हम उसको एनवायरनमेंट में ले जाएंगे तो एनवायरनमेंट में तो उसका डेडिकेटेडली डेटाबेस सर्वर होगा, बट एटलीस्ट हम लोग बिजनेस लॉजिक तो क्विकली राइट कर सकते हैं यदि हम लोग स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं तो ये। तो माइक्रो सर्विसेज में स्प्रिंग बूट का एडवांटेज मिलता है, इसलिए स्प्रिंग बूट अभी ट्रेंड में है, फेमस है, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में वो फिट बैठती है अच्छे से माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए। तो स्प्रिंग बूट से काफ़ी हमको एडवांटेज मिलते हैं। फिर एडमिन सर्वर है, फिर हमारे पास में आता है जिपकिन। जिपकिन इंस्टीट्यूट होता है, जिपकिन सर्वर आता है ये। तो जिपकिन का काम है कि यदि एक माइक्रो सर्विसेज ने दूसरे माइक्रो सर्विसेज को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को यदि कॉल किया, तो ये सबका क्या करता है, ट्रेसिंग रखता है ये, कब पहला किसने किसको कॉल किया था, उसके बाद किसने कॉल किया। अब मान लो फॉल्ट टॉलरेंस आ गया, तो एक सर्विसेज जो है वो बंद पड़ गई है किसी भी रीज़न से यहाँ पर ये। तो रिक्वेस्ट कहाँ पर गई, कहाँ पर बंद हुई, तो उससे क्या होता है कि हमें एडवांटेज मिल जाता है कि कौन सा वाला सर्विसेज फेल हुआ है, कौन सा बंद हुआ है यहाँ पर ये, तो हमें ये एडवांटेज मिलता है। तो एक जिपकिन सर्वर जो होता है मॉनिटर करता है, तो इसका भी एक सर्वर होगा, इसका भी डेडिकेटेडली सर्वर है, मतलब इसके लिए एक मशीन लगेगा, इसके लिए एक मशीन लगेगा, इसके लिए मशीन लगेगा, इसके लिए मशीन लगेगा। तो हमारी सर्विसेज के लिए तो हमको डेडिकेटेडली मशीन लग ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव करने के लिए भी हमें और मशीनें लग रही है। फिर एक हमारे पास में होता है जिपकिन सर्वर, फिर एक हमारे पास में होता है कॉन्फिग सर्वर। अब क्या होता है कि हर एप्लीकेशन को एनवायरनमेंट में रन करना है, क्यूए एनवायरनमेंट में, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। तो हो सकता है जब हमने उसको लोकली डेवलप किया, जब हमने एम्बेडेड सर्वर यूज़ कर लिया है लेकिन एनवायरनमेंट में ले गए हैं, तो डेडिकेटेडली हम लोग कोई सर्वर यूज़ कर रहे हैं या डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये डेडिकेटेडली। तो जो भी हम लोग सर्वर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेलिंग से रिलेटेड या फिर मैसेजिंग से रिलेटेड, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। तो हर एप्लीकेशन के लिए तुमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेंगे, सबकी प्रॉपर्टी फाइल के अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो फिर हमको प्रॉपर्टी फाइल के अंदर क्या करो, उसको राइट करो। अब कोई भी हमको नया प्रॉपर्टी ऐड करना रहेगा तो फिर वो मॉड्यूल पे जाओ, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाके उसको ऐड करो उस सर्विसेज के अंदर ही। तो अलग अलग एप्लीकेशन में तुमको कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन होती है। तो वो लोकेशन जो होती है वो हमारी जहाँ पर हमारा कोड पड़ा हुआ रहता है, वो वहीं पर ही वो उसकी लोकेशन रहती है। मान लो कि सारा के सारे प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने एक ही जगह पे प्लेस कर दिया। तो सारा के सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है हमको एक ही जगह पे प्लेस करना है हमारे गिटहब की रिपोजिटरी में। तो ये यहाँ से क्या करेगा, वो हमारा जो सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सर्वर यहाँ से रीड करेगा, और ये जो है वो सारी की सारी जो अ, यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ले लेगा, वो जो जिसमें भी कॉन्फ़िगरेशन करना रहे हमको ये। तो ये सारे के सारे जो पर्टिकुलरली यहाँ पर कंपोनेंट है या माइक्रो सर्विसेज के कंपोनेंट है, रजिस्ट्री सर्वर, एडमिन सर्वर, जिपकिन सर्वर, कॉन्फ़िग सर्वर। तो कोई भी माइक्रो सर्विसेज यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, टीचिंग करता है, तो वहाँ पर यही सारे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, रजिस्ट्री सर्वर, एडमिन सर्वर, जिपकिन सर्वर, कॉन्फ़िग सर्वर। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, उसको इंडिपेंडेंटली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बाद में हमको फिट करना पड़ता है, मतलब एंट्री करवाना पड़ती है सारे के सारे एप्लीकेशन की इन सारे ये सारे सर्वरों में ये, ताकि हम उसको क्या कर सके, मॉनिटर कर सकें, ट्रेस कर सकें, उसके अंदर का डेटा निकाल सके ये। अब इतने सारे एप्लीकेशन क्रिएट होंगे, अब मान लो किसी एप्लीकेशन में इशू आ गया, तो एप्लीकेशन के अंदर यदि हमारे पास में यदि इशू आ गया ये,
तो हमको फिगर आउट करना है जल्दी से। तो एक तरीका तो मैंने बताया अभी, ये इसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन में था यहाँ पर, कि एक ही सर्वर है, तो हम लोग रिमोटली कनेक्ट हो गए, हमने उसके अंदर का लॉग देख लिया तो हमें इशू पता चल गया। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे सर्वर रहेंगे, तो किसका लॉग देखोगे, कितना कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम है ना इंडस्ट्री के अंदर कुछ टूल यूज़ करते हैं, बहुत एडवांस टूल होते हैं जो कि मॉनिटरिंग करते हैं हमारे लिए। तो एज ए डेवलपमेंट और क्यूए के अलावा एक सपोर्ट की भी टीम होती है, जिनको उस उन टूल का एक्सेस रहता है। किसी भी रीज़न से यदि एप्लीकेशन बंद हुआ या कुछ इशू आ गया, तो वो टूल में उनको दिख जाता है। इवन वो टूल ये भी बताएगा कि किस एप्लीकेशन के किस लाइन नंबर पे ये इशू आया है। तो एक हमारे पास में टूल है। टूल नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग ईएल के स्टैक बोलते हैं। ईएल के स्टैक। तो ई फॉर इलास्टिक सर्च, एल फॉर लॉग स्टेस, के फॉर किबाना। तो इलास्टिक, ये लॉग स्टेस का काम है सारे के सारे मशीन से लॉग को कलेक्ट करना। बहुत जरूरी है ये। सारी के सारे मशीन से क्या करता है, ये लॉग को क्या करता है, ये कलेक्ट करता है ये लॉग स्टेस। फिर उस लॉग को कलेक्ट करने के बाद में जो है ये हमारा जो इलास्टिक सर्च जो है वो उसको रीड करता है, उसमें से डेटा निकालता है। तो वो बेस्ड ऑन इन्फो, बेस्ड ऑन डिबग, ये क्या करेगा, डेटा निकालेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर उसके अंदर पे ये। तो इलास्टिक सर्च जो है वो उसके अंदर से डेटा निकालेगा, और उसको ही हम लोग जो किवाना में जो है वो विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में देखना हो कि हमारे पास में कहाँ पर एरर है, किस लाइन पे एरर है, यूआई एकदम विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में देखना हो, तो हमको यहाँ पर जो है वो ऐसा एक डैशबोर्ड दिखेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर सर्च करोगे एरर, तो वो एरर के बारे में बताएगा, ये किस लाइन पर आया है, क्या आया है यहाँ पर ये। तो ये हमको तीन अलग अलग सर्वर जो है वो यहाँ पर मैनेज करने पड़ते हैं। एक मशीन जो है वो इलेस्टिक्स सर्च के लिए लगेगी, एक लॉग स्टेस के लिए लगेगी, और एक केबाना के लिए लगेगी यहाँ पर ये। उसके बाद में हमारे पास में ये यूआई रहेगा। वो यूआई से हम लोग देख सकते हैं कि किस एप्लीकेशन के अंदर किस लाइन पे प्रॉब्लम आया है। तो करस्पॉन्डिंगली जो हमारी जो सपोर्ट टीम रहती है वो उसके लिए टिकट वगैरह रेस करती है, और जो भी डेवलपर्स टीम है वो उसको देखते हैं यहाँ पर ही। तो ये भी यहाँ पर क्या है, एक ईएलके का स्टेक जो है वो काम करता है यहाँ पर ये। फिर हम एप्लीकेशन में क्या करते हैं, कुछ सिंक्रोनस कॉल करते हैं। तो लाइक क्या कर रहे हैं कि हम लोग किसी ना किसी एप्लीकेशन से कुछ सिंक्रोनस कॉल कर रहे हैं। सिंक्रोनस कॉल करने का मतलब ये है कि जहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, ऐसे कॉल को हम लोग सिंक्रोनस कॉल बोलते हैं। जैसे कि हमने अ, यहाँ पर हमने कार्ड मॉड्यूल है, और हमने क्या करा, कार्ड से हमने क्या करा कि यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया। तो ऑर्डर जाएगा पेमेंट मॉड्यूल पे, और पेमेंट जब तक नहीं होगा यहाँ पर ऑर्डर प्लेस नहीं होगा कार्ड मॉड्यूल का। यहाँ पर ये जो भी वो कार्ड में ऐड करने के बाद जब ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, जब तक कि पेमेंट नहीं होगा हमारा ये। तो ये क्या करेगा, इसका वेट करेगा। जहाँ पर क्या होता है कि वेटिंग लगेगी, जहाँ पर एक सर्विस हमारा दूसरे सर्विस का वेट करेगा उसके रिस्पॉन्स का, उस केस को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस कॉल। लेकिन जहाँ पर हमको वेट नहीं करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल के लिए नोटिफिकेशन सर्विस है। अब क्या हो रहा है, किसी यूज़र ने क्या कर रहा है कि ऑर्डर प्लेस कर दिया है। फिर ऑर्डर प्लेस होने के बाद में नोटिफिकेशन सर्विस ने क्या करा कि एक मेलिंग से रिलेटेड एक यहाँ पर कॉल दिया, जो यूज़र है उसको मेल चले जाए, वो नोटिफिकेशन के अंदर मेलिंग सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसने उसको मेलिंग का क्या कर दिया, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, मैसेजिंग का दे दिया कि उसके मोबाइल में मैसेज चले जाए यहाँ पर ही। तो नोटिफिकेशन का जो सर्विस है वो रिस्पॉन्स का वेट ही नहीं करेगा, उसका मेल करने का वेट नहीं करेगा वो। तो ऐसे केस में हम क्या करते, असिंक्रोनस कॉल इंश्योर करते हैं यहाँ पर, ये जस्ट हम लोग सेंड कर देंगे, हम उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेंगे।
जैसे कि हमने स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि हम लोग स्टेटस सेंड कर रहे हैं कि अभी जो है डिलीवरी बॉय इस लोकेशन पे है, अभी डिलीवरी बॉय इस लोकेशन पे। तो वहाँ पर एप्लीकेशन क्या कर रही है, जस्ट डेटा सेंड कर रही है, वो रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर रही कि उसको यूज़र ने देखा या नहीं देखा यहाँ पर। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ ऐसे टूल यूज़ करने पड़ते हैं कंटिन्यूसली स्ट्रीमिंग के, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए काफका। काफका या रेबिट एमक्यू। तो ये होते हैं हमारे पास में, जहाँ पर कंटिन्यूसली डेटा जो होता है वो हमारा यहाँ पर फ्लो करता है, वो यहाँ पर ये, यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स के लिए वेट नहीं करना है यहाँ पर। तो ये जो काफका है, यहाँ पर नोटिफिकेशन सर्विस जो है वो उसको कॉल करेगी। और ये जो काफका है वो, यहाँ पर ये मान लो कि हमारे पास में एक सर्विस है मेलिंग से रिलेटेड, जो जिसका काम है वो मेल कर देता है वो। मेलिंग सर्वर हमारे पास में यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, एक एसएमटीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई सी भी एप्लीकेशन, नॉट ओनली नोटिफिकेशन, जहाँ से ही मुझे क्या करवाना है, कस्टमर को मेल करवाना है, किसी को मेल करवाना है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर काफका के अंदर अपने डेटा को सेंड कर देगा यहाँ पर ये। और वो मेलिंग जो है वो एसएमटीपी सर्वर या मेलिंग के सर्वर कॉल होगा, और वो उसको सेंड हो जाएगा वो। अब ये इसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेगी ये सर्विस कि ये यहाँ पर मेल हुआ या नहीं हुआ, ये जस्ट अपना डेटा सेंड करके छोड़ देगी यहाँ पर। तो उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूसली डेटा स्ट्रीमिंग। फॉर एग्जांपल के लिए स्विगी जोमेटो पे जो डिलीवरी बॉय का जो स्टेटस देखते हैं, या फिर हम लोग ओला पर जो लोकेशन देखते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर कार है वो किस लोकेशन पर है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूसली डेटा सेंड होता है यहाँ पर ही। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये काफका का यूज़ करते हैं, और ये लिंक्डइन का बनाया हुआ सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि हमारी सर्विसेज है ये अंदर जो है ये, और ये पूरा के पूरा जो है ये इसका इकोसिस्टम है ये। एपीआई गेटवे, रजिस्ट्री सर्वर, एडमिन सर्वर, जिपकिन सर्वर, कॉन्फिग सर्वर, ईएल के स्टैक, काफका। तो जितनी सर्विस हमारी क्रिएट होगी उतनी मशीनें हमको लगेगी, और इसके अलावा इस इकोसिस्टम को अचीव करने के लिए भी हमारे पास में क्या लगेगी, हमको यहाँ पर ये मशीनें लगेगी ये। तो हम क्या करेंगे कि ओवर द नेटवर्क हम ऑलवेज क्या करेंगे कि हम लोग एपीआई गेटवे को कॉल करेंगे, और एपीआई गेटवे से हम लोग जस्ट रिस्पॉन्स में हम लोग डेटा को ही लेते हैं हम लोग की। तो हम हमारे रिस्पॉन्स को हम लोग एक एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन में लेंगे। तो हम लोग एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर एंगुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर हमारा रिस्पॉन्स आ सकता है, या हो सकता है वो रिएक्ट बेस्ड हो, क्योंकि हम लोग जस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डेटा को ही सेंड कर रहे हैं। बाकी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हमको हमारे हिसाब से चूज़ कर लेनी है, जिसमें भी हमको डेटा चाहिए वो ये, जिसमें भी हमको व्यू करवाना है यहाँ पर ये। तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, एपीआई गेटवे को यहाँ पर कॉल कर लेंगे यहाँ पर ये। या हमको वो डेटा को दिखाना है एक मोबाइल एप्लीकेशन में, तो वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो सकता है या फिर वो आईओएस एप्लीकेशन हो सकता है। तो वो मोबाइल मोबाइल के अंदर से क्या करेगा, वो सर्विसेज को कॉल करेगा एपीआई गेटवे से ही। तो बेसिकली यहाँ पर एंगुलर का एप्लीकेशन का कोड आता है ये ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ रिएक्ट का एप्लीकेशन का कोड आएगा ब्राउज़र पे, वो भी किसी ना किसी सर्वर से आएगा वो। तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ये एसपीए टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं इसको ये। इसको बाद में बताऊंगा मैं डिटेल में ये। तो ये माइक्रो सर्विसेज का क्या, ये इकोसिस्टम है ये। तो माइक्रो सर्विसेज इकोसिस्टम में ये सब चीज़ें जो है वो हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ती है, जो कि स्प्रिंग कम्युनिटी ने दे के रखी है स्प्रिंग क्लाउड के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि स्प्रिंग का यूज़ करो, नहीं यूज़ करना हो तो एपीआई गेटवे एडब्ल्यूएस ने भी दिया हुआ है, एज्योर ने भी दिया हुआ है, उनका यूज़ कर लो। नहीं तो स्प्रिंग का यूज़ कर लो, स्प्रिंग का जो रहेगा वो फ्री रहेगा, इनका रहेगा उसके लिए वो परचेस करना पड़ेगा उसकी सर्विस ये।
तो माइक्रो सर्विसेज इकोसिस्टम में एक तरीके से ये, जहाँ पर हमको सेट ऑफ सर्वर्स लगते हैं हमारे एप्लीकेशन को, हमारा एप्लीकेशन जो है वो ये है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमें जो एक्सटर्नल कंपोनेंट जो इंटीग्रेशन करने पड़ रहे हैं ताकि एप्लीकेशन सस्टेनेबल रहे बाद में ही। तो ऐसे आर्किटेक्चर को हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब हम लोग इसके चैलेंजेस की बात करेंगे कल, बट इसके अंदर एडवांटेज तो ये है कि एक बार ये एप्लीकेशन क्रिएट हो गया तो बहुत स्मूथ हो जाता है, और काफ़ी सारे हमारे मोनोलिथिक वाले जो चैलेंजेस हैं यहाँ पर रिजॉल्व हो जाते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि हर एप्लीकेशन का क्या होगा, अलग से बिल्डर बनेगा। तो इसके बिल्डर इतने बड़े बड़े साइज के नहीं बनेंगे, छोटे छोटे साइज के बिल्डर बनेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डर नहीं बनेंगे इसके। तो उसके छोटे छोटे एप्लीकेशन के बिल्डर बनेंगे तो बिल्डर में भी कम टाइम लगेगा, और उसका सर्वर जब हम लोग रिस्टार्ट करेंगे तो उसमें भी कम टाइम लगेगा। और यहाँ पर जब हम डीबग करेंगे, जब हमको इशू आएगा तो उसमें भी हमको फिगर आउट करके उसको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा, और एप्लीकेशन में कोई डाउन टाइम नहीं आएगा। यदि हमारा प्रॉब्लम यदि इसका है तो सिर्फ यही हमको डाउन करना है, बाकी सब एज इट इज़ वर्क करते रहेंगे, तो जिससे बिजनेस लॉस क्या होंगे, कम होंगे। तो ये उसका एडवांटेज है, एक बार एप्लीकेशन डेवलप होगा तो बहुत स्मूथ हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी मशीनें आपस में कम्युनिकेट करती है, बहुत सारी मशीनें होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है इन द फॉर्म ऑफ डॉकर, इन द फॉर्म ऑफ कुबरनेट। तो माइक्रो सर्विसेज जहाँ रोल में आएगा वहाँ पर जरूर ये डॉकर आने वाला है। माइक्रो सर्विसेज के केस में जरूर डॉकर आता है, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन को हम यदि इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो काफ़ी सारी हमको मशीनें परचेस करना पड़ेगी एनवायरनमेंट के लिए, और लोकली ऐसे एप्लीकेशनों को चलाना है हमको ये। तो काफ़ी सारे हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल लेवल पे जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप करने का मतलब यही है कि फिर वो मशीन के ऊपर वो सॉफ्टवेयर को रन करना और उनको इंडिपेंडेंट रन करवाना टेस्ट करने के लिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे वो हमें मिलता है डॉकर के फॉर्म में। तो जो सारे के सारे हमारे पास में जो एप्लीकेशन जो होते हैं, अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा ये, बट जो हमारे सारे के सारे जो एप्लीकेशन जो होते हैं वो ऐसे डायरेक्टली रन नहीं होते हैं, वो डॉकर के ऊपर रन होते हैं। अब वो डॉकर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, डॉकर को क्यों यूज़ करते हैं, क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे एडवांटेज मिलते हैं इसके ये। तो डॉकर पे एक्चुअली एप्लीकेशन रन होती है, इसके बहुत एडवांटेज रहते हैं ये। और जब जहाँ पर बात आती है ऑटो स्केलिंग की, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कुबरनेट एप्लीकेशन के, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे ये, जो कि इसका मेजर चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वो सी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉकर रहता है, और ऑटो स्केलिंग करने के लिए कुबरनेट रहता है। तो माइक्रो सर्विसेज लर्न करना मतलब कि ये सब चीज़ें लर्न करना, एप्लीकेशन तो जैसे जावा डेवलपर क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन तो वैसे ही क्रिएट होगा, लेकिन ये इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना, इसके अकॉर्डिंगली उसके डिप्लॉयमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसके चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना, यही अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो इंटरव्यू में पूछी जाती है ये। बाकी काम तो वैसे ही करोगे जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन में करते हो, क्लास क्रिएट करना, ये क्रिएट करना है, और ये और उसके बाद में डिप्लॉय करना है। तो बट उसका CI/CD अलग रहेगा, और उसके लिए ये इकोसिस्टम जो है वो हमको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग की जो होती है वो हमसे पूछी जाती है। तो आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।